हेलो गाइस, वेलकम टू कोड आवर्स। तो ये हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो जावा इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पहला वीडियो, तो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आने वाली वीडियो में अपना लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और रैपर क्लासेस में क्या फ़र्क होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप ये कुछ वो डेटा टाइप होते हैं जिनका जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि हम कुछ वैल्यू जैसे इंट हो गया, डबल हो गया, बूल हो गया, उनको स्टोर करा सकें, उनको रीअसाइन करा सकें या उनको रिट्रीव करा सकें। दैट्स इट, राइट। और प्रिमिटिव किस वजह से है? क्योंकि जब हम उनको उन डेटा टाइप को बनाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ना उनका कोई मेथड होता है, राइट। ओके, तो हमारे पास कुछ वेरिएबल है जैसे इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर, बूलियन, बाइट, शॉर्ट। तो ये जावा में होते हैं। और रैपर क्लास क्या होती है? तो रैपर क्लास अक्सर वो होती है जो इंटरनली यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही करते हैं, लेकिन क्योंकि एक हमने उन प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऊपर से रैप कर दिया एक क्लास बना के, तो हमें जब हम उन वेरिएबल को बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। और क्योंकि उस क्लासेस में कुछ मेथड्स होते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ मेथड है जैसे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ करेक्टर डॉट टू लोअर केस, इंटीजर डॉट पारसेंट। ये बहुत ही काम के मेथड है। चलिए एक बार इनकी बात करते हैं, बट उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेम प्रिमिटिव डेटा टाइप थे उनके ही हमने रैपर क्लास बनाई है। आप एक बार इंटीजर करेक्टर का नाम नोटिस करिएगा, इनके नाम में थोड़ा फ़र्क है। और जो पहला जो लेटर है वो हमेशा अपर केस रहेगा। ओके, तो हम एग्जांपल पे आते हैं। ओके, इनको हटा देते हैं एक बार। ओके, तो लेट से हमारे पास ऐसे इंट ए इक्वल टू 50, डबल बी इज इक्वल टू 19.0, राइट। बूल एज 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 ए इज इक्वल टू 50। बूल की स्पेलिंग गलत कर दी क्या मैंने? या बूलियन। ओके, ओके, इसमें ट्रू असाइन होता है। तो ये कुछ वेरिएबल हो गए जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अब जावा कौन से होते हैं? जावा में अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्लास का नाम यूज़ करेंगे इंटीजर ए इज इक्वल टू 100। ए अपन यूज़ हो गया, तो चलिए इसको A1 लिख लेते हैं। ओके, एंड डबल B1 इज इक्वल टू 2000 एंड बूलियन एज इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो उसको डबल बना लेते हैं। या तो ये जो वेरिएबल है ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ये सिंपली प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो सिर्फ वैल्यू स्टोर किए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो हमें ए के साथ कोई मेथड नहीं मिलता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई मेथड हमें इसके साथ नहीं मिलता। तो हम इस वैल्यू को सिंपली रिट्रीव करा सकते हैं या रीअसाइन करवा सकते हैं। जबकि हमें अगर हम इंटीजर की बात करें तो हमें इसके साथ कई सारे मेथड मिल जाते हैं। A1 डॉट आप देख सकते हैं कंपेयर, हम किसी दूसरे इंटीजर वैल्यू के साथ कंपेयर करा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसके इक्वल है या नहीं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा सकते हैं, डबल में करा सकते हैं, फ्लोट वैल्यू, हैश वैल्यू, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, राइट। तो और सबसे अच्छी चीज़ ये, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, राइट। स्ट्रिंग लेट्स से टेस्ट, इसमें हमने डाला 2023, राइट। अगर हम इसे किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर कराना चाहें तो एक एरर आएगा, दैट टेस्ट वी कैन नॉट असाइन। ओके, इसका नाम भी test1 रख लेते हैं। तो ये बोलेगा कि हम स्ट्रिंग इसमें स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि इंटरनली ये है ही एक इंटीजर वैल्यू, बट ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम रैपर क्लासेस का एक मेथड है वैल्यू ऑफ इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और इसको टेस्ट पास कर देंगे, राइट। अब देख सकते हैं, तो चाहे वो प्रिमिटिव हो चाहे वो रैपर हो, यहाँ पे ये नंबर इसमें असाइन हो जाएगा। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये रैपर क्लासेस की वजह से। तो रैपर क्लासेस काफ़ी यूज़फुल होती हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इंट ईयर है, ओके, उसमें हम डाल लेते हैं 2024, ओके। और हमने एक इंटीजर बनाया, उसमें अपन ने डाल लिया पास्ट ईयर,
ओके, और हम इसे system.out.println ईयर से कंपेयर कराते हैं। ओके, तो इस केस में देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और ये कंपेयर टू मेथड बेसिकली कंपेरेबल का इंटरफेस का है, क्योंकि हमारी रैपर क्लासेस भी उस कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तो हमें ये मेथड भी मिल जाते हैं जो काफ़ी यूज़फुल है। अभी इस केस में क्या हो रहा है, पास्ट ईयर 2034 के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ईयर इक्वल टू है या नहीं है। ओके, लेट्स आउटपुट। तो अभी हमारा रिजल्ट आया -1। तो -1 ये कि जो पास्ट ईयर थी वो इससे बड़ी है। अगर कोई कंपेयर टू मेथड यूज़ करते हैं तो कोई वैल्यू अगर बड़ी होती है, एक किसी नंबर से कंपेयर करा रहे होते हैं, तो वो -1 आता है तो वैल्यू बड़ी है, 0 आता है तो वो इक्वल है, और अगर 1 आता है तो वो जिस नंबर से कंपेयर करा रहे हैं वो छोटी है। ओके, तो हमारे पास कुछ ये फ़ायदे हैं जो हम रैपर क्लासेस से मिलते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग जावा में क्या होती है। तो बेसिकली एक कंसेप्ट है। तो बॉक्सिंग वो चीज़ होती है हमारे पास, हमने अभी देखा था कि हमारे पास प्रिमिटिव और रैपर क्लासेस दो टाइप की चीज़ें होती हैं किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल है, तो क्या ये प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल किसी रैपर क्लास में स्टोर हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। तो ईयर हमारा क्या था, प्रिमिटिव डेटा टाइप था, राइट, और हमने इसे रैपर ईयर में स्टोर करवाया। तो रैपर ईयर भी वैल्यू एक वेरिएबल बन गया जिसमें ईयर की वैल्यू 2050। तो हम देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया, इसको ही हम बॉक्सिंग बोलते हैं, राइट। और जस्ट इसका रिवर्स अनबॉक्सिंग बोला जाता है, जब किसी रैपर क्लास को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर कराते हैं। तो हम यहाँ पे हमने एक इंटीजर रैपर ईयर बनाया। ये रैपर ईयर एक वेरिएबल है जिसमें 2050 स्टोर है, और उसको हम किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, हमने जब जस्ट प्रिंट करवाया तो 2050 आ गया, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा में जेडीके, जेवीएम और जेआरई क्या चीज़ होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके समझने के लिए चलो मान लेते हैं हमने ओरेकल से जावा 17 डाउनलोड किया, 17 वर्जन है, उसको डाउनलोड किया। तो जैसे ही हमने डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल किया तो हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जेवीएम, जेडीके और जेआरई। तो इसका नाम जेडीके क्यों होता है? बेसिकली एक किट होती है। किट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे मॉड्यूल इसमें हमें मिल जाते हैं, जेवीएम, जेआरई। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई कोड लिखा, राइट, तो कोड को कोई रन कराता है, कोई कंपाइल कराता है, तो ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसको किट किट बोलते हैं, राइट। ओके, तो जेडीके के अंदर ही हमें जावा रन टाइम मिल जाता है, और उसके अंदर ही जावा कंपाइलर होता है। तो पहले इन चीज़ों को समझते हैं कि जावा कंपाइलर और जावा रन टाइम क्या है। तो ओके, तो मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं। ओके, तो प्रोग्राम किस में लिखते हैं? हमारी कोई मान लीजिए XYZ है, और फाइल एक्सटेंशन हमेशा .java ही रहता है, राइट। तो उस क्लास के अंदर हमने उस फाइल के अंदर एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने मेन मेथड लिखा, और मेन मेथड में हमने कुछ जैसे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, राइट। और जैसे ही हमने इसको डन किया, तो वैसे ही क्या होता है, हम अगर इंटेलिजे या इक्लिप्स कोई टूल के थ्रू उस फाइल को चलाते हैं, उस फाइल को उस कोड को रन कराते हैं, तो इंटरनली जावा कंपाइलर यूज़ होता है और उस .java फाइल को कंपाइल करता है। वो कंपाइल कैसे करता है? तो उस फाइल को वो रीड करता है और एक नई सोर्स फाइल बनाता है। सोर्स फाइल आप बोल सकते हैं, सोर्स फाइल तो नहीं कह सकते, एक डॉट क्लास फाइल, एक नई फाइल रहती है, उसको बनाता है, और उसको हम बाइट कोड बोलते हैं, राइट। और उसका फॉर्मेट रहता है डॉट क्लास। ओके, तो वो डॉट क्लास क्या होती है? वो डॉट क्लास जो जावा कंपाइलर बनाता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे? क्योंकि जब वो फाइल बन गई तो जेआरई के अंदर एक जेवीएम रहता है। तो जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है? ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहती है। तो ये जेवीएम है, ये मैक के लिए कोई और रहेगी, ये विंडोज़ के लिए कुछ और रहेगी, और उबंटू के लिए कुछ और रहेगी। बट जो एक बार जो बाइट कोड फाइल जनरेट हो गई, डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई है, तो वही डॉट क्लास अगर हम मैक में चलाएं, विंडोज़ में चलाएं, तो सेम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि डॉट क्लास फाइल हमेशा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है। और जेवीएम उसको अगर हम उसको रन कराता है
तो वो सेम कोड ही आउटपुट हमें हर जगह मिलेगा। तो JVM ये है जो उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, राइट। ओके, तो जावा रन टाइम क्या होता है और JVM क्या होता है, अभी हमने JVM को समझा था, एक बार फिर से समझते हैं। जैसे हमने मेन मेथड के अंदर मान लीजिए हमने कुछ एक लिस्ट बनाई, तो लिस्ट क्या होती है, जावा यूटिल डॉट लिस्ट उस पैकेज में रहती है, राइट। ओके, तो जो लाइब्रेरीज हैं वो भी JRE में रहती हैं, ओके। और जो एक रन टाइम होता है, राइट, और जो एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, तो JRE JVM को प्रोवाइड करवाता है प्रोग्राम को रन होने के लिए। और JVM क्या होता है, JVM जैसे ही जावा कंपाइलर ने उस सोर्स कोड को कंपाइल कर दिया बाइट कोड में, तो JVM उस बाइट कोड को रीड कर लेता है और हमें वो प्रोग्राम चला के देता है यूजिंग JRE, ओके। तो और JVM का क्या काम होता है बाइट कोड चलाने के अलावा, ये प्लेटफॉर्म को इंडिपेंडेंट बनाता है, राइट। जावा की एक फेमस स्लोगन है कि राइट वंस रन एवरीवेयर, वो इसी की वजह से पॉसिबल है। और इसका क्या काम है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट कैसे, तो हमारे पास जावा में कुछ वेरिएबल है, तो कुछ वो डी रेफरेंस हुए और कुछ जैसे एक गार्बेज कलेक्शन एक्सप्लिसिटली चलाते हैं और जावा इम्प्लिसिटली भी उसको रन करता है, तो ये JVM का ही काम रहता है, ओके। तो इसको कोड के थ्रू हम समझते हैं, ओके। तो हम जावा के JDK, JVM और JRE को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके चलेंगे, हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल लेके चलेंगे, ओके। तो हम एक छोटा सा कोड बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे कौन सा मॉड्यूल क्या काम कर रहा है, ओके। तो पहले स्टार्ट करते हैं, छोटा सा हम कोड लिखते हैं। तो मैं प्रोग्राम डायरेक्टरी के अंदर हूँ और मैं CLI से एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई program.java, ओके। तो हम विम के अंदर आ गए, यहाँ पे मैं टाइप करना चालू करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, ओके, पब्लिक क्लास प्रोग्राम, ओके, पब्लिक, थोड़ा स्पेस देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के इसके अंदर आर्क्स आएंगे कुछ, ओके, ओके। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, लेट्स से system डॉट आउट डॉट println, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, आई एम कोडावर्स, ओके, एक सेमीकोलन और, ओके। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, तो ये जो हमने सोर्स कोड लिखा है, तो सोर्स कोड लिखने के लिए हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता, तो जो जावा यूटिल पैक यूज़ करता था वो लाइब्रेरी से, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता, वो JRE प्रोवाइड करवाता, ओके। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो भी लाइब्रेरी से यूज़ हो रहा है, तो ये कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ये हमें JRE प्रोवाइड करवा रहा है, ओके। तो बेसिकली JDK के अंदर जो चीज़ें थी, एक हमारी JRE और दूसरा जावा कंपाइलर। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, ओके। तो हमारा program.java बन गया है। हम फटाफट इसको जावा कंपाइल करा लेते हैं। तो कंपाइल कैसे कराते हैं, तो ये जावा C कमांड है, इसको हम लिखते हैं। और ये जो कमांड है ये कौन प्रोवाइड करवाता है, ये जावा कंपाइलर कराता है, ओके। तो इसको हम फटाफट कंपाइल करते हैं, ओके। तो कुछ एरर आया, तो शायद हमने एक सेमीकोलन मिस कर दिया, ओके। तो फटाफट उसको देख लेते हैं, विम program.java, ओके, इसको क्विट करते हैं, ओके। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा था, program.java, ओके। तो अगर मैं इसमें एडिट मोड में आता हूँ, ओके, ओके, ओके। तो आर्क्स के बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस बंद करना भूल गया, ओके, ओके, ओके। और यहाँ पे आएगा, ओके, वेरी सिली मिस्टेक, ओके। इसको सेव करा लेते हैं। अब इसको कंपाइल कराने की कोशिश करते हैं, ओके। तो हमारी जावा फाइल कंपाइल हो गई है और एक हमारी नई फाइल जनरेट हुई है program.class। तो बेसिकली ये बाइट कोड है। और अगर मैं इस बाइट कोड को सिंस ये मैक में जनरेट हुई है, तो मैक के कंपाइलर ने इसको जनरेट किया है। अगर मैं यही सेम फाइल उठा के विंडोज़ में या लिनक्स में उठा के रन करता हूँ, तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा। एक बार इसको चला के देखते हैं, जावा program.java, ओके। तो ये प्रिंट हो गया, आई एम कोडावर्स। तो आप देख सकते हैं जावा कंपाइलर ने क्या किया, उसको जो जावा फाइल को था, जावा फाइल जो हमारी थी, उसको program.class एक बाइट कोड में कन्वर्ट किया और JVM ने उसको रन किया। तो और JRE ने क्या किया,
उसको लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाई और उसको एक रन टाइम इन्वायरमेंट दिया, और क्या था, हाँ, और लाइब्रेरी दी थी, राइट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल्स टू मेथड में क्या फ़र्क होता है। तो सिंस ये डबल इक्वल टू है तो ये ऑपरेटर है, और इक्वल्स टू ये बेसिकली जावा डॉट क्लास, उसके एक ऑब्जेक्ट क्लास रहती है, उसके अंदर रहता है। और क्योंकि ये इक्वल्स टू मेथड हर क्लास को इसलिए मिलता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी क्लास रहती है जावा की वो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड किए रहती है। ओके, तो इक्वल टू ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं, तो जैसे हमारे पास प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल है, तो उनकी वैल्यू हमें आपस में कंपेयर करानी हो कि वेदर ये इक्वल है या नहीं, तब हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट के केस में क्या करेगा, ये कंपेयर करता है उनका रेफरेंस, राइट, कि दो ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी को अगर पॉइंट कर रहे होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और वो डिफरेंट मेमोरी को पॉइंट कर रहे होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, और इक्वल्स टू मेथड ज़्यादातर नहीं, हमेशा ही सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये जावा डॉट लैंग ऑब्जेक्ट मेथड में रहती है, और हम इसे ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। और तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने आपको सिंपल से प्रोग्राम लिखे हैं। ओके, तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, हमारे पास प्रिमिटिव टाइप के दो वेरिएबल हैं, ए और बी, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है, और यहाँ पे हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या रहता है। ओके, तो हम इसको रन करते हैं। ओके, तो ट्रू आया क्योंकि हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर प्रिमिटिव के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिमिटिव के केस में हमेशा ये उनकी वैल्यू कंपेयर करेगा। ओके, और अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, तो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए स्ट्रिंग के। तो test1 में हमने test1 डाला और test2 में हमने सेम वैल्यू डाली, राइट, लेकिन दो अलग ऑब्जेक्ट बने हैं और दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो हम पहली बार चेक कर रहे हैं यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये क्या कर रहा है, ये उन दोनों के रेफरेंस को चेक करेगा, test1 और test2 को। तो इस केस में क्या हो रहा है कि test1 एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और test2 एक डिफरेंट मेमोरी को लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में ये रेफरेंस अलग अलग मिलेगा इसको, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। और इक्वल्स टू ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे देख रहा है कि दोनों का कंटेंट सेम है या नहीं। तो सिंस दोनों का कंटेंट सेम है तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू करेगा। एक बार इसको चला के देखते हैं। ओके, तो हमारी पहली लाइन से फॉल्स आई क्योंकि कंटेंट तो सेम है बट रेफरेंस दोनों के अलग अलग हैं। और दूसरी लाइन जो कि इनका कंटेंट चेक कर रही थी, इक्वल्स टू का रिजल्ट जो कि ट्रू आया क्योंकि दोनों का कंटेंट सेम है। ओके, एक बार इसको कमेंट करते हैं और हमारा तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो तीसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमने स्ट्रिंग S1 बनाई और S2 बनाई, राइट। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दो ऑब्जेक्ट नहीं बने हैं क्योंकि एक स्ट्रिंग का कंसेप्ट होता है इम्यूटेबिलिटी का। तो जो S1 है और S2 है उनका कंटेंट तो सेम है, बट S1 और S2 दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, S1 और S2 का दोनों का रेफरेंस सेम है, तो डबल टू ऑपरेटर इन दोनों के रेफरेंस को कंपेयर करेगा। अगर ये इक्वल है तो इनको ट्रू रिटर्न करेगा। इस केस में दोनों इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और दोनों के केस में कंटेंट को चेक करेगा। कंटेंट हमारा क्या है, जावा है, और S2 का जावा है, राइट। तो एक बार चला के देखते हैं, इसको भी ट्रू करना चाहिए क्योंकि कंटेंट भी सेम है। ओके ओके, तो हमारे दोनों ही केस में ट्रू आए क्योंकि दोनों ही हमारे ट्रू कंडीशन है। ओके, या आई होप आपको क्लियर होगा।